जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक चैप्टर है सीबीएसई और सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और एसी जनरेटर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन क्या है। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन से पहले मैं ये टॉपिक बताने से पहले जस्ट थोड़ा सा एक पार्ट जो है वो रिवाइज करूंगा, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में इंक्लूड किया है, बिकॉज ये समझाने के लिए मुझे वो टर्म्स चाहिए। तो आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई, इट इज बी डॉट ए। फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। राइट, हमने पढ़ा हुआ है इसको। एंड फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फाई विल बी एन ए बी कॉस थीटा। ये मेन फार्मूला है। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी इंक्लूड किया था कि अगर ये कोई कॉइल है और इसको हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, तो जब हम एक बार मैग्नेट यहां से पास कर रहे हैं, बार मैग्नेट इज पासिंग थ्रू दिस वन, ये नॉर्थ पोलैरिटी, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोलैरिटी, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, राइट। ऐसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी, राइट। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपने देखा कि यहां मैग्नेट वाज मूविंग, कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और वो किसी क्वाइल से, क्वाइल के थ्रू पास हो रहा है, तो उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमने पढ़ा था ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, राइट। एंड जैसे ही माइनस प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं, यहाँ माइनस आता है, इट इज डी फाई बाई डी टी, राइट। ये हमने पढ़ा था, ये फैराडेज लॉ था। और यही लेंज लॉ का बेसिक है कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, कि जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को ये अपोज करता है। उसके लिए हमने लेंज लॉ पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया हुआ है। तो आज हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो आप यहां देख रहे हो कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, रेट ऑफ, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि एक क्वाइल हमने ले लिया, अब आगे यही पार्ट है, एक क्वाइल है और इसको हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ ईएमएफ है, तो ईएमएफ की वजह से करंट हुआ। अब करंट की वजह से इसके अंदर क्या होगा, यही सेल्फ इंडक्शन का बेसिक है कि इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लक्स लिंक होगा, ध्यान दीजिएगा, जो फ्लक्स लिंक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। क्योंकि करंट जितना ज्यादा होगा, आई जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स इस कॉइल में लिंक होगा। यही सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट है। सेल्फ इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रहे हैं तो वहां ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस, सॉरी, फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल से, और फ्लक्स जो लिंक हुआ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through the coil. This is the concept of what, सेल्फ इंडक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कशन, एज वी सेड कि हम लोग करने वाले हैं। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है,
आप यहाँ पे देखिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वही जो बताया वही एग्जैक्टली ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लेंजेस लॉ के लिए, कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं और ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मतलब कॉइल है, और कॉइल के अक्रॉस इसके अंदर एक मैग्नेट हम लोग मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v, एंड नॉर्थ पोल इज इंटरिंग। अगर नॉर्थ इंटर हुआ तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा होगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोलैरिटी। अब ये नॉर्थ पोलैरिटी यहाँ पे है ड्यू टू करंट, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, तो बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यही मैग्नेट के मूव को ये जो करंट है वो क्या करेगा, अपोज करेगा, यही लेंज लॉ है। तो ठीक है, ये चीज हमने बता दिया। इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट which opposes any change in the current in the circuit। तो करंट जो यहाँ पे इंड्यूस हुआ किसके वजह से, मैग्नेट जो मूव किया उसके वजह से, वही इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बताया हमने कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा, और ये खुद नॉर्थ है तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये पॉइंट वही जस्टिफाई किया। इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट which opposes any change in the current in the circuit. Now second, inductance is the analogous to inertia in mechanics। मैकेनिक्स में inertia हमने पढ़ा है ना, it is the property of a body by virtue of which if any body is at rest it want to be at rest, and if it is under motion it want to be under motion। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स है। तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस है दैट इज द एनालॉगस, ये इलेक्ट्रिसिटी में एनालॉगस है किसका, इनर्शिया इन मैकेनिक्स, बिकॉज inductance of an electrical circuit opposes any change of current in the circuit। अब हम आ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन वाले पार्ट पे। सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो यहाँ हमने बताया है वही जो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली पहले बताया कि सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू change in the current in the same coil, right, and hence change in magnetic flux in the coil। तो हमने कंडीशन क्या दिया था, यही कि यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ कि ये कोई कॉइल है और इस कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, एक सोर्स ऑफ करंट लगा दिया, राइट, यही हमने पीछे भी ड्रॉ किया था। तो ये करंट सोर्स जो है इसके वजह से यहाँ कॉइल में फ्लक्स लिंक होगा phi1 phi2, एंड हमें पता है कि ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी। तो अगर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है phi1 phi2 इस कॉइल में इन टाइम डी टी, तो उसके वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर। तो जो फ्लक्स लिंक हुआ, मैं बात करूंगा फ्लक्स का, यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है इन द कॉइल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑफ कोर्स ना, जितना ज्यादा हम करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। तो फ्लक्स लिंक इन द कॉइल is directly proportional to the current flowing through the same coil, right? This is the concept of self induction। ये as a definition हो गया, या हमने explanation दे दिया। तो I can write the formula यहाँ पे कि जो flux link हुआ, therefore according to statement I can say जो flux link हुआ phi that is directly proportional to I। और अगर इसमें n number of turns है, मैं दोनों बताऊंगा। तो ये हाँ, यहाँ पे जो पार्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं कि कॉइल में सिर्फ एक टर्न है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते देन वी राइट सम कांस्टेंट एंड हियर दैट कांस्टेंट विल बी एल। एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। हम इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल। एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, और
as I said कि for n number of turns, n number of turns, n number of turns, n number of turns के लिए n फाई, क्योंकि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो एक कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फाई है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स में कितने हो जाएंगे n फाई, एंड n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड ऑफ कोर्स फिर से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, एंड L इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो आप मेनली ये फॉर्मूला याद रखिए, आगे हम इसके और डिटेल में हम लोग चलेंगे। तो आई होप कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ये ऑलरेडी हमने बेसिक डिस्कस किया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिंस जो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, that is directly proportional to the current flowing through the coil according to statement, right? according to concept जो है उसके according कि flux link in the coil is directly proportional to the current flowing through the same coil, right? तो जैसा हमने बताया कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वो L है, राइट? एक कंसेप्ट तो ये हो गया हमारा, ठीक है। L इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, L इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंज लॉ क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमने पढ़ा है। तो यहां फाई का टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, बट फाई क्या है, एल आई, सो E विल बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई इज एल आई, राइट? तो L तो कांस्टेंट है, L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो E क्या हो जाएगा, सो E विल बी माइनस L डी आई बाई डी टी, राइट? यहां पे L को हम लोग लिखेंगे, L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। टर्म्स याद रखिएगा, सॉरी, इंडक्टेंस, राइट? L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहां से हमें डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इन मैग्नीट्यूड आई कैन राइट, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये जो लेंज लॉ में नेगेटिव साइन है वो क्यों है, बिकॉज जो इसको प्रोड्यूस करता है, किसको, जो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है वही इसको अपोज करता है। तो इन मैग्नीट्यूड हम इस टर्म को लिख देंगे E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब हमें डिफाइन करना है L को, सो L विल बी E बाई डी आई बाई डी टी। सो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन हम यहां से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट आई विल नॉट राइट, बट स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, ये दो टर्म्स का डिवीजन है, E क्या है, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, एंड डी आई बाई डी टी को क्या बोलेंगे, डी आई बाई डी टी को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, L ऑलरेडी बताया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, E क्या है, E इज द EMF इंड्यूस इन द कॉइल, EMF इंड्यूस, ओके, EMF इंड्यूस, इंड्यूस इन द कॉइल, राइट? और डी आई बाई डी टी क्या है, डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो नाउ आई कैन से, यहां आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, ईएमएफ का और डी आई बाई डी टी। तो कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये साइमल्टेनियसली यू पीपल कैन राइट whatever I am telling you, the same definition you can write simultaneously, कि coefficient of self inductance may be defined as the ratio of induced EMF in the coil या EMF induced in the coil to the rate of change of current in the same coil. This is the definition. And unit क्या होगा इसका, unit of inductance, coefficient of self inductance, unit of inductance या coefficient of self inductance is हेनरी। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे H से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पार्ट आई होप सो इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब ये हमारा कंसेप्ट हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का। आई होप सबको समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में बी डिफाइंड एज the ratio of EMF induced in the coil to the rate of change of current, rate of change of current through the same coil, right? यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते, ये हो जाएगा वोल्ट और इसका एम्पियर पर सेकेंड, फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो जो आएगा वो भी एक यूनिट हो जाएगा, बट हम इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हेनरी इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट? सो दिस पार्ट इज ओवर। तो आई होप कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट आप लोगों ने प्रॉपरली समझा है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं देखता हूं जितने व्यूज़ हैं या जितने लोग चैनल पे आते हैं सबके सब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे वीडियोस और बनाने के लिए और मेहनत से वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलेगी आप लोगों से। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आता है या नहीं आता है, या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। दैट आल्सो यू पीपल कैन राइट कि मुझे कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए आप लोगों को, दैट यू कैन से, फिर मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। और स्टूडेंट्स, मेरा एक कंसर्न ये रहता है कि मैं जो है, कंसर्न नहीं है, ठीक है सभी टीचर्स अपने अपने जगह ठीक हैं, बट मुझे जो है ऐसा लगता है कि टीचिंग के टाइम पे हमें फालतू चीज़ें मुझे सूट नहीं करती, एंड इवन आई डोंट लाइक आल्सो कि मैं कुछ और चीज़ें बात करूं, कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करूं, जो क्रैक करूं मैं, तो दैट डजेंट सूट मी। तो मेरा सीधा सा सिद्धांत है कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बताऊं, कंसेप्ट पढ़ाऊं, और जो अपना कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको डिलीवर कर सकें और आपको भी इसका फ़ायदा हो। तो प्लीज़ आप लोग वो चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट मत करिएगा। मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ों के ऊपर फोकस करूं। तो अगर लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा मैनेज करिएगा। आई नो कि मैं बीच बीच में, ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि मैं सिर्फ पढ़ाऊँ। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट वी हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या है? ये है सोलेनॉइड, ऐसे कोई कॉपर का वायर जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स उसके पास है, तो दैट में बी कॉल्ड एज सोलेनॉइड। और यहाँ हम सोलेनॉइड का क्या निकालना चाहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। एक कंडीशन है कि इस सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट? यस, तभी तो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा इसका। इसके अंदर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस। तो ये करंट है, हमारा करंट सोर्स है, और यहाँ पे फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो ऑलरेडी हमें कुछ चीज़ें पता है,
और अभी हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड वो हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमें जो ऑलरेडी पता है, तो हमें ये पता है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड इज गिवन बाय बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ पे बी जो है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट कांस्टेंट है आपको पता है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। और आई जो है वो करंट थ्रू द कॉइल है, करंट थ्रू कॉइल, each coil I can say each coil, each coil अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो each coil, राइट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, राइट, रिगार्डिंग सोलिनॉइड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। और हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। अब हम बात करें कि इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स किसमें, कॉइल में, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस n number of turns, so flux linked across n turns, मैंने थोड़ा सा बेसिक इसका यहाँ पे लिखा है। तो जो फ्लक्स होता है वो होता है फाई, और हमें पता है फाई क्या होता है, व्हाट इज फाई, फाई इज बी डॉट ए, राइट। फाई हमें पता है बी डॉट ए होता है, राइट। सो फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हमारा हो जाएगा बी डॉट ए, राइट। सो इट विल बी बी डॉट ए या सिंपली बी इंटू ए। और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी सोलिनॉइड की बात करेंगे, इस बी के जगह इसका वैल्यू डाल दें, तो इट बिकम्स म्यू नॉट एन आई इंटू ए, करेक्ट, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। और यहाँ पे एक और टर्म में लिख दूंगा, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, या सीधा नंबर ऑफ टर्न्स। और ये क्या है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आई कैन राइट इट इज कैपिटल एन बाई एल। ये ध्यान में रखिएगा, कैपिटल एन बाई एल इज स्मॉल एन। तो स्मॉल एन के जगह हम अगर कैपिटल एन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, कैपिटल एन बाई एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिएगा, ये मैं अभी यूज करने वाला हूं। स्मॉल एन क्या बताया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन विल बी एन बाई एल, राइट। तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल एन आई विल राइट एन बाई एल, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, स्मॉल एन के जगह क्या डाल दें, स्मॉल एन के जगह एन बाई एल, राइट, इंटू आई इंटू ए। तो ओवरऑल हमें फ्लक्स क्या मिल गया, फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए बाई स्मॉल एन। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्स लिंक इन द सोलेनॉइड। ये फ्लक्स आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, अच्छा अभी ये टोटल मिल गया, अभी फ्लक्स लिंक अक्रॉस n नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम क्या करें, ये सिर्फ n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फ्लक्स लिंक्ड, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ लिखा था ना हमने, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब दैट वाज फॉर वन टर्न ओनली। अभी यही चीज हम फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स लिख दे, तो फ्लक्स लिंक्ड
फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस n टर्न्स, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो phi will be phi into n, I will write n phi, it can be written as, हालांकि मैं इसको phi से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, phi will be n से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, या n phi लिख देता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, म्यू नॉट कैपिटल N I A by L इंटू n, सो ये आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर I इंटू ए बाई एल, ये हमारा फ्लक्स लिंक विद n नंबर ऑफ टर्न्स, दिस पार्ट वी गेट। अब क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, n फाई मिल गया, हमें क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्शन, राइट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब मैं इसमें, हमें क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब L चाहिए, क्या चाहिए, L चाहिए, तो हमें पता है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आगे हम लोग यूज करने वाले, म्यू नॉट एन आई ए बाई स्मॉल एन। तो ये स्टेप मैं फिर से लिख देता हूँ कि सिंस एन फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए बाई एल, ये टर्म हमें पता है, राइट, यस। अब हमें पता है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चाहिए ऑफ अ सॉलिनॉइड, राइट, तो हमें पता है सिंस फाई एन, अब यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिख रहा हूं मैं, तो n phi is directly proportional to I, so n phi is directly proportional to Li, सॉरी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम फिर से वही चीज है, बता दिया है ना, सेल्फ इंडक्शन के लिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ कांस्टेंट L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो n phi हमें Li मिल गया, राइट, तो Li का टर्म हो गया, ये n phi हो गया, राइट, इसको मैं इक्वेशन 2 लिखता हूं, और हमें L चाहिए, तो आई कैन राइट, देखिए L का टर्म हमारा ये है n phi ये है, हम इससे इक्वेट कर सकते हैं इसको, बट आई विल राइट सिंस E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या इट इज, यहाँ मैं n, सॉरी, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी माइनस n डी फाइव बाई डी टी, एन तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, सो माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई एन हमारा क्या है, फाई एन इज एल आई, राइट, फाई एन हमारा एल आई है, एनीवे जस्ट वी कैन राइट इट इज ई, एक फार्मूला हमारा ये भी हो गया, और इनफैक्ट हमें डिफाइन क्या करना था, एन फाई को एल आई लिख देना, यहाँ से मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, सो आई कैन राइट नाउ इक्वेटिंग, यहाँ ईएमएफ निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, राइट, ईएमएफ निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा, एंड इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए बाई स्मॉल एल, तो ये आई का टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड मिला वो मिला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, राइट, तो एनी हाउ जस्ट वी कैन गेट इट, ऐसे हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड मिल जाएगा, ओके, तो आई होप आप लोग को ये भी पार्ट अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अनदर वे हम ऑलरेडी नोट्स के पीडीएफ में, अभी नोट्स के जो डिस्क्रिप्शन है
वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मैं नोट्स के लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप लोग वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो now I'll move to the next point. Next is the energy in इंडक्टर. अच्छा, एनर्जी मैं पहले बता रहा हूँ, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा. तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. देखिए, एनर्जी स्टोर्ड, जहां भी फॉर्मूला हमारा एनर्जी स्टोर्ड का है, अब ये मैं बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, राइट. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जहां भी आएगा तो हमें, ये इलेक्ट्रिकल चैप्टर किसका है, इंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी में आता है, राइट. यस. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वहां पे एनर्जी का डेरिवेशन है. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी का डेरिवेशन है. तो एनर्जी दो टाइप की है, एक मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी जहां डेरिवेशन होगा वहां एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन. तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए जो हम वर्क डन लिखते हैं वो लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आगे जब हमें W निकालना होगा तो हम इंटीग्रेशन ऑफ dW कर लेते हैं. ठीक है, ये अप्रोच हो गया. ये मैकेनिकल वर्क डन या मैकेनिकल एनर्जी के डेरिवेशन के टाइम करेंगे. और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट है तो वापस एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और यहाँ पे वर्क डन जो है वो V इंटू डी क्यू होगा या फिर Q इंटू डी वी होगा. डिपेंड करेगा कि क्या वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है या पोटेंशियल. और ये आया कहाँ से, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W क्या हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू वी या V इंटू Q. वही तो लिखा हूं मैं, dW इज V इंटू डी क्यू. डिपेंड करता है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डिपेंड करता है कि चार्ज वेरिएबल है या पोटेंशियल वेरिएबल है. अभी जैसे हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि हमें चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी. तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के लिए, इंडक्टर में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ईएमएफ हमें इसका नोन है, वोल्टेज ईएमएफ इट इज द सेम, वो नोन है. पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग द सेल और बैटरी, राइट. तो यहाँ जो करंट आया उसको मैं ले रहा हूँ, मैक्सिमम करंट जो है वो आई नॉट है, राइट. और ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, राइट. इंडक्टर, यस, L है. तो अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे कि जब इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो एनर्जी स्टोर करेगा और एनर्जी विल बी द फॉर्म ऑफ वर्क डन. तो यहाँ मैंने एक टर्म लिखा है, स्मॉल वर्क डन dW in establishing a current I in the coil in time dt is given by dW is equals to minus EI dt. ये मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, आप जरा सोचिए, dW is LIDI, यहाँ भी ठीक है, आप सब कुछ भूल जाओ. आप देखो, आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट. तो वर्क डन क्या हुआ, इट इज Q इंटू वी. यहाँ पे जो dW होगा, पोटेंशियल फिक्स्ड है, राइट. तो E इंटू डी क्यू, राइट. E इंटू क्या हो गया, डी क्यू. इंस्टेड ऑफ चार्ज वी हैव रिटन डी क्यू क्योंकि स्मॉल वर्क डन हमें चाहिए. ये अप्रोच बता रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन तो 2-4 लाइन में खत्म हो जाएगा, बट समझ में नहीं आएगा कि आया कहाँ से, वो चीज आपको ध्यान देना है. अब dq का टर्म देखें तो dq करंट का सोर्स है, यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम करंट है. तो करंट, चार्ज को हमें करंट के टर्म में लिखना पड़ेगा. तो चार्ज को करंट के टर्म में जब हम लिखेंगे तो ऑलरेडी हमें पता है Q को हम क्या लिख सकते हैं. अब करंट आपको पता है कि I इज डी क्यू बाई डी टी. तो डी क्यू क्या होगा बेटा, डी क्यू विल बी आई इंटू डी टी, राइट. आई इंटू डी टी. तो इस डी क्यू के जगह में आई इंटू डी टी लिख दो तो ई आई इंटू डी टी, राइट. आई इंटू डी टी. ये पार्ट आप सबको समझा है या नहीं समझा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, राइट.
यस, बट अब हमें ये पता है कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ, अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस में क्या पढ़ा कि जो फ्लक्स होता है फाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो डी फाई मैं यहां पे लिख दूं सिंस फ्लक्स। ये टर्म कैसे आया, यहां मैंने लिख दिया डी डब्ल्यू इज माइनस ई आई डी, ई आई डी टी, ई आई डी टी, यहां तक तो हम पहुंच गए। बट डी डब्ल्यू इज, डी डब्ल्यू इज व्हाट, एल आई डी टी, ये भी एक टर्म आने वाला है, कैसे आएगा हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को, डी डब्ल्यू क्या मिला, माइनस ई आई डी टी। यहाँ ई जो है ई एम एफ है, कैपिटल ई इज द ई एम एफ। अब हमें पता है कि जो फ्लक्स है फाई, और ठीक है मैं यहां से लिख देता हूं कि हमें लेंज लॉ पता है कि सिंस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, राइट, या E is equals to minus d phi by dt, माइनस डी फाई बाई डी टी, बट फाई पता है कि एल आई होता है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या है, एल आई है, राइट। सो ई मिल गया हमें माइनस एल डी आई बाई डी टी, करेक्ट। ये ई एम एफ मिल गया हमें माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां इंस्टेड ऑफ ई हम लोग क्या यूज कर लें, इंस्टेड ऑफ ई हम लोग क्या यूज कर लें, माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट। सो हमें मिलेगा सिंस, अब मैं ये पार्ट लिख रहा हूं कि सिंस यहां से ये स्टेप मैं फिर से लिख रहा हूं कि डी डब्ल्यू is E into dq, so dw is what, minus e di by dt, ये मैंने माइनस में नहीं लिखा है, माइनस में आने वाला है, राइट। ठीक है मैं इसको एज ए इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूँ, वही यूज कर लूंगा। तो डी डब्ल्यू हमारा क्या है, ई का वैल्यू क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमने यहां क्या लिखना था, माइनस ई आई डी टी, ठीक है कोई इशू नहीं। और डी डब्ल्यू हमें अब क्या मिल जाएगा, इसको रीअरेंज कर लें, माइनस एल डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आई। हमने क्या किया, डी क्यू बाई डी टी को एक साथ रख लिया, इसको एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, राइट। अब ये टर्म क्या हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई। ये तो नेगेटिव साइन इज ओनली फॉर द लेंजेस लॉ, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहां से निकाल सकते हैं नेगेटिव साइन, राइट। यस, आई विल राइट इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन वही सिर्फ लेंज लॉ बताता है कि जो उसको प्रोड्यूस करता है उसी को ये अपोज करता है। तो डी डब्ल्यू हमें क्या मिला, इट बिकम्स एल आई डी आई, करेक्ट। अब क्या, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हमें पूरा वर्क डन चाहिए जब ये इसके अंदर करंट जाता है और मैक्सिमम करंट इट अटेन। तो पहले जब करंट, व्हेन करंट वाज नॉट started to flow, then current was 0, and when maximum current it achieved, then current is I naught, peak value। तो हम जब dw से w निकालेंगे टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट करेंगे dw को और कहां से कहां तक, 0 to I naught। तो जस्ट वी विल डू दैट। सो LIDI मिल गया, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। तो हमें मिल गया, व्हाट वी गेट, क्या था पहले वाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल आई डी आई, सिंस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
LIDI. तो total work done can be obtained by integrating. So W will be integration of dW कहाँ से कहाँ तक 0 to I नॉट पीक वैल्यू है, ठीक है. एंड dW क्या है हमारा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to I नॉट ऑफ dW क्या है, LIDI. तो L कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम I to I नॉट 0 to I नॉट ऑफ IDI. अब IDI इसका पावर 1 है, तो ये क्या मिल गया L, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा I स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू I नॉट. अब ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ. हमें एक फार्मूला पता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का, x रेज टू n dx. क्या है फार्मूला, याद है आप लोग को, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट. प्लस सी लिखते हैं, बट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट है, तो हम सी नहीं लिखते. तो यहाँ आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ IDI ये टर्म है, तो इसका पावर इज नथिंग बट 1. अब इससे कंपेयर कर लो ऊपर वाले फार्मूले से, तो I रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच विल बी I स्क्वायर बाई 2. तो ये हमने यहाँ लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. दिस इज द अपर लिमिट, जो ऊपर वाला अपर लिमिट, नीचे वाला लोअर लिमिट. तो जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं. सो W विल बी L I नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस दूसरा क्या 0 स्क्वायर बाई 2. अपर लिमिट में I के जगह I नॉट डाला, माइनस लोअर लिमिट डाला तो I के जगह 0. So it becomes W is equals to half L I naught square. This is the energy stored in an inductor. This work done is stored in the form of potential energy, electrical energy. So energy stored in the form in an inductor is given by half L I naught square. तो I hope ये भी डेरिवेशन आप लोग को समझा है, और अगर डेरिवेशन समझा तो अब हम लोग अगले डेरिवेशन पे चल सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेना है तो आप खुशी से ले सकते हैं. अनदर वे विल मूव टू द नेक्स्ट डेरिवेशन. सॉरी, नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अब देखिए आप लोग को म्यूचुअल इंडक्शन बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लूँ. एप्पल के जो फोन्स होते हैं, आईफोन्स होते हैं, मैक्सिमम आपने सुना होगा, अभी वाले रिसेंटली फोन या कोई भी हाई एंड जो फोन है वो दे कम विद द वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट. तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट का मतलब क्या है कि वहां पे हमें दो चीजें दी रहती है. एक तो हमारा फोन है और वायरलेस चार्जर जो है उसको हम प्लग इन करते हैं, और एक लाइक पैड जैसा होता है और उसके ऊपर हम फोन रख देते हैं, तो फोन ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है, जबकि फोन के अंदर कोई वायर कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, राइट. वही कंसेप्ट है कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन का. अब ये है क्या, उसको जरा डिटेल में समझिए. आई होप मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हो. यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है, हम म्यूचुअल इंडक्शन बाद में देख लेंगे, पहले समझते हैं डायग्राम से. यहाँ पे हमें दिया हुआ है दो कॉइल है, एक कॉइल ये है P जो प्राइमरी कॉइल है, ये कनेक्टेड है विद एनी करंट सोर्स, राइट, करंट सोर्स. तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1, राइट. और दूसरा कॉइल एक हमने रखा है S, दैट इज S फॉर सेकेंडरी कॉइल, जो इससे डायरेक्टली फिजिकली नहीं कनेक्टेड है, हमने उसके पास रखा है, राइट. तो इसके वजह से जो लोड या रेजिस्टेंस है, या मैं यहाँ गैल्वेनोमीटर बना दूं, उसमें दिखा दूं कि करंट फ्लो हो रहा है, जबकि ये डायरेक्टली फिजिकली कनेक्ट नहीं है. इसमें करंट I2 फ्लो होना स्टार्ट हो गया, राइट. I2 करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर. तो सिंपल वे बोल सकते हैं कि यहाँ जो करंट फ्लो हुआ किसके अंदर,
सेकेंडरी कॉइल के अंदर, या अच्छा करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर, करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, राइट। एक में करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे कॉइल में, नेबरिंग पड़ोसी वाले कॉइल में, पड़ोस वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप कंसेप्ट यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि एक कॉइल में, इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, राइट। Yes, this is the concept of mutual induction. So I1 is the current in the primary coil, I2 is the current in secondary coil. Flux phi1 is flux in primary coil, phi2 is the flux in secondary coil, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और N1 is the number of turns in primary coil, N2 is the number of turns in secondary coil। ये सब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अब यही जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, व्हेनेवर करंट पासिंग थ्रू द कॉइल और सर्किट चेंजेस, करंट बोला है, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल और सर्किट चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द नेबरिंग कॉइल, पड़ोस वाले कॉइल में जो इससे अटैच है उसमें फ्लक्स लिंक होगा, और फ्लक्स लिंक होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें भी करंट फ्लो होगा। सो और सर्किट विल आल्सो चेंज, हेंस एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल और सर्किट। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो डेफिनेशन वाइज लिखना चाहो तो ये लिख लो, और वही चीज तो हमने वहां बताया कि EMF induced in the secondary coil due to rate of change of flow of current in primary coil, that is the mutual induction। okay, तो इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है मुझे। आपने जो ऐसा पहले देखा था सेल्फ इंडक्शन में, अगर हम इसकी बात करें, हमने क्या बताया कि इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होगा, या जो फ्लक्स इसमें चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। बस अब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी का खेल है। आपको याद है मैंने सेल्फ इंडक्शन में क्या बताया था, सेल्फ इंडक्शन में हमने बताया था कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल के साथ में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। तो यहां से हमने कर लिया था फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था, राइट। अब यहाँ पे हम लोग के पास दो दो कॉइल है, तो यहां हम बोल रहे हैं कि इसमें जो फ्लक्स लिंक हुआ सेकेंडरी कॉइल में, वो किसकी वजह से हुआ, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो फ्लक्स लिंक इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। अब हमने यहाँ बता दिया है कि I1 इज द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, I2 इज द करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं ये पार्ट लिख नहीं रहा हूँ, बट समझ लो आप, phi1 is the flux link in the primary coil, phi2 is the flux link in the secondary coil, N1 is the number of turns in primary coil, N2 is the number of turns in secondary coil। तो इसके बिहाफ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, मैं छोटा सा पार्ट लिखना जरूर चाहूंगा कि फ्लक्स लिंक इन द सेकेंडरी कॉइल, वर्डिंग्स में फ्लक्स लिंक in secondary coil is directly proportional to the current flowing in primary coil, current flowing in primary coil, right। तो फ्लक्स लिंक जो हुआ सेकेंडरी कॉइल में वो क्या है,
N2 phi 2। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जो लिंक हुआ वो phi 2 है और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। तो टोटल फ्लक्स लिंक will be number of turns into flux link in each coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil। primary coil में current क्या flow हो रहा है, I1। so as we will remove proportionality sign, we will write N2 phi 2 is equals to Mi1। यहां पे M is called coefficient of mutual induction। What is M? M is called coefficient of mutual induction, right? coefficient of mutual induction। अब वापस लेंजेस लॉ हम अप्लाई करें सेकेंडरी कॉइल के लिए, तो लेंजेस लॉ का कंसेप्ट देखें तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ई क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी है। तो फाई कहाँ चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, तो माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। ये मैंने कुछ चेंज नहीं किया, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, यही तो हमारा लेंजेस लॉ है, राइट? यस। तो जब हम यहां देख रहे हैं कि N2 phi 2 का वैल्यू क्या है, N2 phi 2, ये भी phi 2 आया ना, N2 phi 2 का वैल्यू क्या है, Mi1, राइट? सो ये टर्म हो जाएगा माइनस, अच्छा डायरेक्टली जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस M, यहां से माइनस M डी आई बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी, इज M डी आई बाई डी टी, करेक्ट? यस, ये E2 हो गया। तो यही हमें डिफाइन करना है, करेक्ट? अब यहां से M क्या हो जाएगा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन मैग्नीट्यूड, मैं माइनस साइन हटा देता हूं, इन मैग्नीट्यूड M will be E2 upon di1 by dt, राइट? अब हम यहीं से डिफाइन कर लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्यों कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ये आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आए। डी फाई E2 इज माइनस N2 डी फाई बाई डी टू, बट N2 phi 2 जो कांस्टेंट रहने वाला उसका वैल्यू क्या है, M डी आई वन। तो M कांस्टेंट है तो ये डी फाई बाई डी टी हो गया, राइट? मैं एक स्टेप यहाँ पे बाहर कर लूँ कि ये हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, चलेगा, वहीं से तो निकाला है। सो कोएफिशिएंट, अब ये डेफिनेशन फिर से मैं लिखूंगा नहीं बट बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द E2 कहां पे है, सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द डी I1 कहां है, I1 कहां है, प्राइमरी कॉइल में, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी डिफाइंड एज the ratio of EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil. This is the concept of mutual inductance। और mutual inductance का भी यूनिट जो है वो हेनरी होता है, क्योंकि आपने L भी डिफाइन किया है। तो L का फॉर्मूला क्या था, L that is the coefficient of self inductance, it was E by d phi by di by dt, right? तो यूनिट वगैरह सब कुछ सेम है, तो जो L का यूनिट है वही M का यूनिट है। L का यूनिट हमने हेनरी पढ़ा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का भी यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा, राइट? तो आई होप ये पार्ट आप लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, एंड नेक्स्ट पार्ट वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ा है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे ही इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, राइट, इंडक्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर लिया है कि लेट L1 एंड L2 बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ या इंडक्टेंस, टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहला कंसेप्ट हमने सीरीज का लिया है, तो L1 एंड L2 आर द इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टर इन सीरीज, राइट। तो हमें बेसिक क्या पता है, हमें बेसिक पता है कि करंट जो है वो सेम होता है सीरीज में। और अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम क्यों लिया है, बिकॉज अगर यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है तो फिर इसको ये अपोज करता है, राइट। इसमें बहुत डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बट हमें फिलहाल अब थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है। हमें पता है कि इन सीरीज क्या होता है, इन सीरीज करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल डिवाइड, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन सीरीज, ये बेसिक कंसेप्ट है कि सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज पोटेंशियल रिमेन सेम, करंट डिवाइड्स, सॉरी, करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम, current remains same and potential divides, right। तो यहाँ जो EMF है, यहाँ EMF है, ये E1 होएगा, यहाँ का EMF E2 होगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सिंस E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, या मैं मैग्नीट्यूड में लूं तो E विल बी एल डी आई बाई डी टी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और चीज एज्यूम कर रहा हूँ, ये तो हमारा फार्मूला है, अभी डिफाइन किया था L और ये, तो मैं मैग्नीट्यूड में ही लिखता हूँ, दैट विल बी बेटर। तो इन मैग्नीट्यूड E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। यहां मैं एक और चीज लिख दूं कि लेट L S फॉर सीरीज या L इफेक्टिव बी द नेट इंडक्टेंस इन सीरीज, नेट इंडक्टेंस इन सीरीज, LS ले लिया, S फॉर सीरीज, राइट। तो हमें पता है, सो देयरफॉर अगर EMF E है तो E तो पूरे के लिए है ना, तो इसके लिए ये टर्म क्या हो जाएगा, E विल बी LS DI by dt, करेक्ट। ये इक्वेशन 1 हमने ले लिया। अभी अक्रॉस फॉर इंडक्टेंस, फॉर इंडक्टर L1, फॉर इंडक्टर L1 के लिए E1 क्या होगा, विल बी L1 DI by dt। किसी को कुछ डाउट है कि, अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। DI हमने यहाँ पे सेम क्यों लिया है, क्योंकि करंट इन सीरीज ऑलवेज रिमेन्स सेम। सेम वे नाउ फॉर इंडक्टर L2, फॉर इंडक्टर L2 के लिए E2 will be what, E2 will be L2 DI by dt, correct। it is our equation number 3। बट हमें पता है कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो सिंस नेट EMF E is equals to E1 plus E2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 में E के जगह हम क्या डालें, LS DI by dt, LS DI by dt, ये तो E था,
इज इक्वल्स टू E1 क्या था, L1 di बाई डी टी प्लस L2, E2 क्या है, L2 di बाई डी टी, L2 di बाई डी टी। सो आप देख रहे हो di बाई डी टी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल करना है, तो Ls दैट इज द इंडक्टेंस इन सीरीज विल बी L1 प्लस L2। अगर यहाँ मैंने सिर्फ 2 इंडक्टर लिया था तो L1 प्लस L2 आ गया, अगर 3 होगा तो L1 इज इक्वल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, Ls इज इक्वल टू। तो आप लोग को ये देख के कुछ याद आ रहा है, रेसिस्टेंसेस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या था, Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये Ls इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 का टर्म है, मतलब इंडक्टर जो है वो रेसिस्टेंस को फॉलो करता है। ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया। और बेसिकली अगर आपको ये पता रहेगा कि सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो ये कंसेप्ट आप आसानी से लिख सकते हो, राइट। अब हम लोग लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जो नेक्स्ट पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ अब आपको ये पता होना चाहिए वापस से कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कंसेप्ट है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential remains same and current divides, potential remains same and current divides। कुछ सोचना ही नहीं है, देखिए आप, इसका EMF ही है, दोनों के टर्मिनल्स फिक्स्ड हैं, कॉमन है टर्मिनल्स, L1 और L2 के जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो कॉमन है, तो इनके अक्रॉस EMF क्या होगा, यहाँ पे भी E होगा और इसके अक्रॉस भी EMF क्या हुआ, E हुआ। बट अगर जो करंट यहाँ I है तो I 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ तक तो I है बट I यहाँ से 2 पाथ में चेंज हो गया, तो यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है। तो वही मैंने लिखा है, करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल रिमेन्स सेम पैरेलल में, क्योंकि उनके टर्मिनल्स कॉमन होते हैं। अगर कॉमन टर्मिनल्स हैं तो पोटेंशियल रिमेन्स सेम, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है ये। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ कि लेट LP बी द इफेक्टिव या नेट, जो भी लिखना है, इफेक्टिव इंडक्टेंस इन P फॉर पैरेलल, LP, P फॉर पैरेलल, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, EMF एंड करंट डिवाइड हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसको हम एक इक्वेशन ले लें, अब फिर से वही स्टार्ट कर लेंगे, कहां से, कि सिंस E इज इक्वल्स टू L di बाई डी टी, तो हमें I का टर्म चाहिए, राइट, क्या चाहिए, I का टर्म। तो I क्या होगा, I का टर्म, राइट, di बाई डी टी, तो ठीक है, di लिखें या क्या लिख दें, दैट इज मच बेटर, क्या लिख सकते हैं, EMF सेम होता है तो चलो ठीक है, मैं EMF ही, एक तो करंट हमने डिवाइड कर दिया और इसके क्रॉस का जो EMF है ये और ये सेम होता है, तो EMF अगर सेम हुआ तो E इज LDI बाई डी टी, वो हमें पता है, राइट, यस, ओके। तो ये DI क्या हो जाएगा, DI विल बी DI1 बाई डी टी, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, चलो लिख देता हूं मैं,
एनी हाउ जस्ट हमें उस फॉर्मेट में लिखना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी, राइट, डी आई टू बाई डी टी, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब यहाँ से काम हमारा हो जाएगा। तो हमें पता है सिंस E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, राइट, तो आप देख रहे हो सब जगह क्या है, डी आई बाई डी टी का टर्म है। सो देयरफॉर हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू एल पी डी आई बाई डी टी। ये पैरेलल के लिए P वाला इफेक्टिव वाला टर्म यूज किया। दिस इज आवर इक्वेशन A। और सिमिलर वे फॉर L1, फॉर L1 इंडक्टर L1 E is equals to L1, E is equals to L1 di1 by dt, राइट, di1 by dt। तो आप यहां से देखो di1 by dt, तो di1 by dt ये टर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी E by L1, करेक्ट। दिस इज आवर इक्वेशन B। और इसको A ना लेके मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, मुझे यहाँ से डी आई बाई डी टी चाहिए, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी इट विल बी E बाई एल पी, P फॉर पैरेलल, दिस इज आवर इक्वेशन A, राइट। और ये हो गया हमारा इक्वेशन B, ये इक्वेशन B हो गया। सेम वे फॉर L2, L2 के लिए क्या होगा, E is equals to L2 di2 by dt, बट di2 by dt का टर्म क्या हो जाएगा, di2 by dt इट विल बी व्हाट, di2 by dt ये वाला टर्म तो E by L2 हो जाएगा, तो E by L2, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन C, ये हमारा इक्वेशन C हो गया। तो अभी हम A, B और C को इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लें, राइट। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, मैं डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाहता। इक्वेशन 2 बिकम्स डी आई बाई डी टी के जगह क्या लिख दूं, E बाई एल पी, E बाई एल पी इज इक्वल्स टू, दूसरा L1 के लिए di1 बाई डी टी का वैल्यू, di1 बाई डी टी का वैल्यू E बाई L1, E बाई L1 प्लस E बाई L2। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में E कॉमन है तीनों में, लेफ्ट और राइट साइड में, तो E का टर्म कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 1 बाई एल पी इज इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 अपॉन L2। This is the what concept, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये भी फार्मूला देख के आपको लग रहा है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो जैसा रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल थे वैसा ही इंडक्टर इन पैरेलल बिहेव करता है, वैसा ही फार्मूला है, नो चेंज एट ऑल, राइट। बट कंसेप्ट यू पीपल हैव टू रिमेंबर, ठीक है, कंसेप्ट, डेरिवेशंस, बिकॉज डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। अगर आपके डेरिवेशन और कंसेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आए आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज द एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में हम जितना पढ़ें उतना कम है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग को थोड़ा कुछ मैं बता देता हूँ कि एसी जनरेटर है ये जनरेटर। तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस। आपको पता है एसी जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर, एसी जनरेटर एसी करंट जनरेट करता है,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कैसे? मैकेनिकल वर्क डन। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कौन सा है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर ये जो वर्किंग है इसका, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? जैसा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वैसा ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद रखने के लिए क्या याद रखिए? घर में सबसे बड़ा कौन? फादर। थंब फादर है, मदर चिल्ड्रन, राइट? फादर, मदर, मदर, चिल्ड्रन। तो यहां करंट बाद में प्रोड्यूस होता है। पहले से क्या क्या है? अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दो हॉर्सू मैग्नेट हैं विद नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ का, ठीक है? बी मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन याद रखिएगा, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड बी का, राइट? यस। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे हुआ? एफ बी आई। अगर अच्छा इस पे फोर्स लगेगा, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट if we stretch thumb, forefinger and middle finger of our right hand such that stretched thumb indicates the direction of force and middle forefinger indicates the direction of magnetic field, then middle finger indicates the direction of current। ठीक है, ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। अब ये इसका वर्किंग कैसे होता है मैं अगर ये बता दूं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि ये कॉइल है, ABCD जो लिखा है ना, ये कॉइल है, ऐसे है। तो पहले हम ये ऐसे ले रहे हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। फिर ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस पे आया, 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 180 डिग्री रोटेट किया, फिर 270 डिग्री रोटेट किया, फिर 360 रोटेट किया, एंड सो ऑन, दैट प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका कि ये बाकी कैसे काम करता है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे दो चीजें और एडिशनली है, ये आर्मेचर है जिससे कॉइल अटैच है, कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहाँ हम देख रहे हैं स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग क्या करता है? रोटेट विद कॉइल, ये कॉइल के साथ रोटेट करता है, और स्लिप नाम लिखा है, स्लिप रिंग। तो जैसे एक रोटेशन कंप्लीट हुआ वो स्लिप हो जाता है, मतलब कांटेक्ट को लूज करता है। लूज करता है इसीलिए ये वापस जीरो पे आ जाता है। ठीक है, यस। और दूसरा है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस दे मेक श्योर कि जब ये लूज होता है ना स्लिप रिंग, तभी भी ये कांटेक्ट में होता है, कार्बन ब्रशेस, राइट? टू मेक द कांटेक्ट कार्बन ब्रश हम लोग यूज करते हैं। तो ये दोनों इसके फंक्शंस हैं, एंड यहाँ हमने बाकी सब बता दिया। तो जब AC जनरेटर की हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? फैराडेज, अच्छा, AC जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये फैराडेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। प्रिंसिपल है इसका फैराडेज लॉ, राइट? और फैराडेज लॉ में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखोगे तो वहाँ हमने बताया है कि कॉइल है, कॉइल में अगर हम यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और कॉइल से मैग्नेट पास करेंगे, मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके अंदर कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक होगा। फ्लक्स लिंक होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF इज माइनस d∅dt अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एंड ऑल। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। और जितना फास्ट घूमेगा तो क्या क्या फैक्टर्स हैं हम उसके बारे में बात कर लेंगे लेटर ऑन, बट एक बेसिक मैं इसमें बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड आप वीडियोस जो है वो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, जिसमें आपको व्हाट आई कैन से कि ये तो ठीक है मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट वहाँ पे आपको लाइव वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे आपको, तो एनिमेटेड वीडियो आप वहाँ पे
किसी भी चैनल पे जाके आप देख सकते हो एंड यू पीपल कैन अंडरस्टूड दिस वन, इसका वर्किंग। ठीक है, ये काम कैसे करता है तो मैंने वर्किंग बता दिया है, बट यहाँ मैंने ऐसे बताया, बट अगर आप उस तरह से देखोगे, एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर ये हो गया, ये देखिए अगर 90 डिग्री पे गया तो मैक्सिमम हो गया, 180 पे आया तो वापस, मतलब ये कॉयल ऐसे है तो मान लो 0 पे है, इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये रोटेट किया 90 पे आया, फिर ये 180 पे आया, फिर ये 270, फिर ये घूम के 360 पे आया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वापस हो गया है। साइनोसॉइडल वेव फॉलो करता है, राइट। और ये पोजीशन है, ए बी ऐसे है, फिर ए डी एंड सो ऑन, इस कैसा कैसा इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, दैट यू कैन वॉच। अब इसके पीछे का जो थियरी है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इसका जो करंट है एसी है, तो एसी हमेशा साइनोसॉइडल वेव होता है। साइनोसॉइडल मतलब विच फॉलोज द साइन फंक्शन, तो चाहे साइन होगा या कॉस होगा। अब ये कैसे आया, अगर वो पार्ट में डिस्कस करूं तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा कि E इज डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो वो पार्ट भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ अभी, दैट विल बी बेटर फॉर अस। कि हमें पता है कि सिंस फ्लक्स, अब जैसे हमें यहाँ पे बता दूं कि ये कॉइल है, आर्मेचर है, वहाँ पे आप देखोगे कि आर्मेचर दिया हुआ है और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, राइट। और जो इंजन है मैकेनिकली इस आर्मेचर को ऐसे रोटेट करता है, और इसको हमने रखा है दो बार मैग्नेट के बीच में, ये नॉर्थ पोलैरिटी, ये साउथ है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे जाता है, राइट। और ये कॉइल है, कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जब ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल, तो इट विल, इसके अंदर फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स लिंक इन द कॉइल, फ्लक्स लिंक इन कॉइल इज फाई इज बी डॉट ए, ये हमने पढ़ा है। और देयर फोर फाई विल बी बी ए कॉस थीटा, राइट। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, बिकॉज इसमें सिर्फ एक कॉइल में सिर्फ एक टर्न नहीं है, कितने टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फाई विल बी एन बी ए कॉस थीटा। बट आपको पता है ये जो कॉस थीटा है, थीटा को हम लोग ओमेगा टी लिखते हैं, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, राइट। ये फ्लक्स हो गया, यहाँ तक आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हमें चाहिए कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट। करंट क्या है, ईएमएफ क्या है, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो हमें पता है कि सिंस EMF induced in the coil is minus d phi by dt according to Lenz law, so E will be minus d by dt of phi, phi क्या है, phi यही टर्म है, that is NAB cos omega t, so ये टर्म मिल गया माइनस NAB, इतना कांस्टेंट है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ d by dt ऑफ cos omega t। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ कॉस टी इज माइनस साइन टी, राइट, एंड d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ ये ओमेगा आ गया, ये सिंपल कॉस का फंक्शन था, बट कॉस ओमेगा टी इज अ कंपोजिट फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और अलजेब्रिक भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज द कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में ये जो कंपोजिट पार्ट है वो पहले आ जाता है, तो दिस विल बी माइनस माइनस ओमेगा विल कम आउट, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये वाला टर्म हम यूज कर लेंगे, राइट, दिस टर्म। सो कॉस ओमेगा टी का डायरेक्टली डेरिवेटिव हम क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म लिख देंगे, सो इट बिकम्स माइनस एन ए बी और माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इट बिकम्स एन ए बी ओमेगा साइन
ओमेगा टी, दिस इज ईएमएफ, राइट। यहाँ हम एक एजम्पशन ले लें, एजम्पशन क्या ले लें कि ये टर्म मस्ट बी क्लियर है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच कॉइल, बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से हम देखें, लेट एक एजम्पशन कर लेते हैं कि एन ए बी ओमेगा इज E naught, it is the peak value of EMF, peak या maximum value, peak or maximum value of EMF, right? तो यहां से अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहूं तो ये पूरा टर्म अब क्या हो गया, E नॉट हो गया, सो दिस बिकम E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF, राइट। यही हमारा EMF इंड्यूस्ड इन द AC जनरेटर है। अगर हमें करंट निकालना है तो सिंस I इज इक्वल्स टू E बाई आर, मान लेते रेसिस्टेंस R है, तो E इज E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, ये करंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे फिर से एक एजम्पशन ले लें कि लेट E नॉट बाई आर, V बाई आर क्या होता है, I नॉट विच इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट का टर्म हमें क्या मिल गया, अब ये टर्म क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई आई, आर को हम अगर हमने आई नॉट ले लिया तो ई नॉट बाई आर को अगर हमने आई नॉट ले लिया तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, सो दिस बिकम आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे अगर हम पावर निकालना चाहें तो पावर इज वी आई, वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। एवरेज पावर चाहिए तो एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं, मतलब जो भी चाहिए वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन या हम बोल सकते हैं कि करंट एसी जनरेटर का जो कंसेप्ट है डेरिवेशन का, ईएमएफ कैसे आया, करंट कैसे आया, कैसे प्रिंसिपल इसका काम करता है, एवरीथिंग वी गेट। तो आई होप आप लोगों को एंटायर पार्ट समझ में आया। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर थियोरेटिकली ख़त्म किया है, थियोरी वाइज, डेरिवेशन वाइज। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स का होगा। तो वापस से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।